Assalamu alaikum students, hope you all are fine, happy and healthy at your homes. This is Fariha Sabeen, I am your general science teacher. Class 6 students, I warmly welcome all of you to our lecture number 10 of general science. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खैरियत से होंगे। इस वक्त में जो हमारा एक बहुत बुरा दौर चल रहा है, ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त है। इस मुश्किल तरीन वक्त का मुकाबला हमने बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ करना है, बहुत हौसले के साथ करना है। अब इस वक्त में क्या है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग घर पर मौजूद हैं, घर से बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है कि घर से बाहर ना निकला जाए, और अगर आप निकल रहे हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर निकलें। और अगर घर में रहते हुए आप क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपका जो है वक्त भी गुजर जाए और वो जो काम है वो आपके लिए फ़ायदा मंद भी हो। तो जैसा कि मैं अपने पहले लेक्चर्स में हमेशा आपसे जिक्र करती हूँ, हमेशा आपसे बात करती हूँ कि कोई अच्छी हॉबी को अडॉप्ट करें, कोई अच्छा क्राफ्ट सीखें, कोई ना कोई नई बात सीखें, कोई किताब पढ़ें। तो इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि आपके स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरी बुक्स जो हैं वो हम लोगों ने सब बच्चों के लिए रखवाई हुई हैं। आप लोग एक लाइब्रेरी बुक ले जाकर दोबारा रिटर्न करके और लाइब्रेरी बुक्स ले सकते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इस्लामिक टॉपिक्स भी हैं, इंग्लिश के भी बहुत अच्छे नॉवेल्स हैं, उर्दू की भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। हमें क्यों रीडिंग करनी चाहिए? ठीक है, एक तो वो नॉलेज होता है जो आपको अपने जो टेक्स्ट बुक है उससे मिल रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी बुक्स पढ़ें, ठीक है, आप कोई और बुक्स पढ़ें जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। ठीक है, जिनसे आपको मुख्तलिफ़ लोगों की लाइफ हिस्ट्रीज़ के बारे में पता लगता है। बहुत सारी अच्छी स्टोरी बुक्स होती हैं जिनके बहुत अच्छे मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इन बुक्स पढ़ने से आपके नॉलेज में इजाफा होता है। ठीक है, और आपको बहुत सारी बातों का जनरली पता लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से ज़रूर कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाकर स्कूल से लाइब्रेरी बुक्स लेंगे, या आपके घर में अगर बहुत अच्छी बुक्स हैं तो आप उनको भी रीड करें, अपनी स्टडी भी साथ साथ करें और बुक रीडिंग को भी एक अच्छी हैबिट बनाएं। और एक ये ऐसी अच्छी हैबिट है जो हमेशा ज़िंदगी में आपको फ़ायदा ही देगी। जैसे कि कहा जाता है कि किताब जो है इंसान का बेहतरीन दोस्त है। उसको बेहतरीन दोस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो किताब से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमें नॉलेज मिलता है, वो एक अच्छा दोस्त ही हमें दे सकता है। तो इसी नोट के साथ मैं आज का अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स पढ़ ली हैं। वो 2 टॉपिक्स कौन से थे? एक हमने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस का टॉपिक किस बारे में था? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फिर उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था यानी लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एपिडर्मिस आउटर लेयर आ रही थी, फिर मेसोफिल आ रहा था, मेसोफिल के 2 पार्ट्स थे। फिर उसके बाद हमने वेस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ा था कि वेस्कुलर बंडल्स क्या काम करते हैं। फिर मैंने आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप ये सोचते होंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के फूड के काम आता है? क्या फोटोसिंथेसिस का सिर्फ यही काम है कि वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करें एंड दैट्स इट? तो ऐसा बिल्कुल गलत है। फोटोसिंथेसिस ना सिर्फ पौधों की खुराक बनाने का एक अमल है, बल्कि इसके अलावा इसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो हम इंसानों को मिल रहे हैं। ठीक है, पौधे लगाना जो है, शजरकारी जो है, एक ऐसी हॉबी है। अगर आप इसको अपना लें तो आपको इसके बहुत ढेर फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम ये फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट बेनिफिट्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, टर्न टू पेज नंबर 23 and hold a pencil in your hand to mark the meaning of any difficult word you found in this chapter. Okay students, सबसे पहला टॉपिक, जो पहला पॉइंट है वो पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू ग्लूकोज। आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज इज़ बेसिकली द फूड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ग्लूकोज वो फूड है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए हम पौधे तैयार करते हैं। ठीक है, अब कौन से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं? आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लास्ट लेक्चर जिन्होंने, बल्कि सब स्टूडेंट्स ने, उम्मीद करती हूँ, याद कर लिया होगा। और वो रॉ मटेरियल क्या है जो ग्लूकोज बनाने के काम आता है? वो रॉ मटेरियल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये वो रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज होता है, ठीक है, और इस प्रोसेस के ज़रिए हमें ग्लूकोज पौधों को मिलता है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो पौधों की एक खुराक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ें, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इनटू फूड ग्लूकोज दैट प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी किस तरह मिलती है, अब देखें, एक पौधे की खुराक तैयार होगी, ग्लूकोज बनेगा, तो आगे उससे फ्रूट बनेगा, आगे उससे वेजिटेबल्स बनेगी, तो वो इन रिटर्न किसको फ़ायदा होगा, वो हम ह्यूमन बींग्स को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, प्लांट्स आर द यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने यूनिवर्सल प्रोड्यूसर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि यूनिवर्सल वर्ड कहाँ यूज़ होता है, जब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बात कर रहे हो, ठीक है, और प्रोड्यूसर का वर्ड यानी पौधे जो हैं खुराक तैयार करने वाले या बनाने वाले ऑल ओवर द वर्ल्ड माने जाते हैं कि पौधे तमाम दुनिया में खुराक तैयार करने वाले एक ही वाहिद जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर बात करें। अच्छा, हमेशा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ड बहुत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है, तो उनमें उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ओवरऑल हम प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर मैं आपको उसकी इक्वेशन दोबारा से लिख के बताऊँ, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में बेसिकली क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। हमारे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर था, वो क्या है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, उससे हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको थर्ड पॉइंट में कहा है फोटोसिंथेसिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ मैं नाम भी लिख देती हूँ ताकि जब आप ये लेक्चर मेरा ले रहे हो तो आपको याद हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है और वाटर का फॉर्मूला क्या है, और यहाँ पर ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है और देन ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ठीक है, ताकि जब आप इस चीज़ को देख रहे हो तो आपको ये समझ आ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, और यहाँ पर मैं सनलाइट लिख देती हूँ कि सनलाइट के बगैर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता, और हमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, क्लोरोफिल, ठीक है। ये हमारी पूरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मेरा जो थर्ड पॉइंट था फोटोसिंथेसिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ये सबसे मेन पॉइंट है कि हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है पौधों से, हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ठीक है, और पौधों को उस वक्त उस ऑक्सीजन, ये उनके पास एक ऐसा रॉ मटेरियल होता है, उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, पौधों को तो बेसिकली ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है, और वो ऑक्सीजन गैस जिसकी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ हार्मफुल वेस्ट। अब हार्मफुल वेस्ट क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी हार्मफुल वेस्ट जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस तो बेसिकली आप समझते होंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दैट्स इट। तो फोटोसिंथेसिस किस तरह हेल्प कर रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिक्रीज करने में। अब जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट केमिकल है, जो रॉ मटेरियल है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। तो क्या हम जितने ही ज़्यादा पौधे लगाएंगे, क्यों कहा जाता है कि पौधे ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ही प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारे माहौल में हर वक्त एक हाई रेशो में मौजूद होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह क्या होगा कि हमारा माहौल जो है, हमारी एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो जाएगी, हमारी एयर क्लीन हो जाएगी और हमें साफ़ हवा में सांस लेने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक तरह का हार्मफुल वेस्ट है जो फैक्ट्रियों के धुएं में से भी निकलता है, गाड़ियों के धुएं से भी निकलता है। और उसके अलावा हार्मफुल वेस्ट कहाँ से निकलते हैं, हार्मफुल वेस्ट जैसे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं, उनका जो धुआं है उसके अंदर हार्मफुल वेस्ट होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे तो वो गैसेस जो हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। और कुछ प्लांट्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा, अगर आप नेट पे रिसर्च करें तो 2-3 पौधे ऐसे हैं
जिनके बारे में कहा जाता है कि इन इंडोर प्लांट्स को अगर हम अपने घरों के अंदर भी रखें, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल्स में या किसी भी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, तो ये पौधे जो हैं ये हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उन प्लांट्स का जिक्र भी हम करेंगे किसी लेक्चर के दौरान। जो स्टार्टिंग में मैं आपसे बात करती हूँ उसमें मैं आपसे उन पौधों का जिक्र ज़रूर करूँगी कि जो जितने भी हमारे इर्द हार्मफुल वेस्ट हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, और वो पौधे जो हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। अगर आप लोग रिसर्च करके मुझे जवाब भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अगर इंटरनेट पे छोटी छोटी बातों को रिसर्च करेंगे तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको ज़्यादा चीज़ों के जानने के बारे में क्यूरियोसिटी होगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी। ठीक है, तो वो हमारा थर्ड पॉइंट उसके बाद क्या है, हार्मफुल। फोर्थ पॉइंट हार्मफुल वेस्ट। हार्मफुल वेस्ट, एक तो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहा है, उसके अलावा हमारे माहौल में बहुत सारी डिफरेंट गैसेज होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो डिफरेंट और भी ऐसे हार्मफुल वेस्ट हैं जो फैक्ट्री से रिलीज़ हो रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। वो जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू या प्लांट्स के थ्रू उनकी अमाउंट डिक्रीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट्स हैं इनकी तरफ से हमें और क्या मदद मिलती है। ठीक है, अब ये पौधे जो हैं इनसे हमें टिम्बर यानी लकड़ी मिलती है, रबर मिलता है, गूंद, हर्ब्स, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ जो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, वो भी हमें पौधों से मिलती हैं। ठीक है, उन हर्ब्स में सबसे कॉमन हर्ब जो है मिंट, जिसे हम पुदीना भी कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ हर्ब जो इतनी ईजिली अवेलेबल होती है, दैट्स ऑल्सो फ्रॉम प्लांट्स। वो बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू के तौर पर यूज़ होती है, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो पौधों से बनती हैं। ठीक है, जो हकीम लोग हैं वो बनाते हैं, या बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ जो ऐसी हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं जो यूज़ होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए। और सबसे ऊपर जो पौधों में से ऑयल निकलता है, यानी जो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को क्रश करके उनसे जो ऑयल निकलता है, दैट ऑयल इज़ यूज्ड बाय, जैसे पाम ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, ये ऑयल यूज़ करते हैं हम घरों में कुकिंग के लिए। तो देखें हमारे खाने का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, जो मेन सोर्स है उसका वो हमें प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने 5 जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए, जो बेनिफिट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। बेनिफिट्स का मतलब यानी हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स के क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेसेस जो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो क्या हमें ये फ़ायदे मिले, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो पौधे ही ज़िंदा नहीं रहेंगे, पौधे ही ज़िंदा नहीं रहेंगे तो हमें किसी भी प्लांट से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, क्लास में आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपनी बुक रीडिंग करें तो उसके साथ एक छोटा सा गुड टू नो का टॉपिक होता है, उस गुड टू नो के टॉपिक को ज़रूर पढ़ा करें, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफा करता है। एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं जितने भी ये गुड टू नो के पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ अभी ज़रूर डिस्कस करूँगी। सेकेंड हमारा टॉपिक जो है डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बेनिफिट्स के बारे में बताया। आप अपनी बुक के अंदर भी देख रहे होंगे, पेज नंबर 23 पे बेनिफिट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के दिए गए हैं, जो 5 बेनिफिट्स हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ होता है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी कमी या ज़्यादती की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होता है या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो इस टॉपिक के अंडर हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, वाटर है और क्लोरोफिल है। ये वो 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। यानी इन सारे फैक्टर्स की वजह से या तो फोटोसिंथेसिस का रेट स्पीड अप हो सकता है या वो ड्रॉप भी हो सकता है, और किन हालात में, किन वाक़यात की मौजूदगी में ये जो फैक्टर्स हैं किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, मैं 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स को आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम अपना लाइट का फैक्टर लेते हैं, सनलाइट। ठीक है, जैसा कि आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मैंने बताया था, सनलाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब जैसे मैंने बात की प्रेजेंस या एब्सेंस, क्या फोटोसिंथेसिस जो है लाइट की प्रेजेंस में होता है या उसकी एब्सेंस में होता है? आई थिंक सो फोटोसिंथेसिस के लेक्चर के बाद सब स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की
प्रेजेंस में होता है, यानी सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट होगी तो इसका क्या मकसद होगा, इसका मतलब ये होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या है, जरूरी, ठीक है। उसके बाद सनलाइट एब्जॉर्ब कैसे होती है, पौधों को ये डायरेक्टली फायदा कैसे पहुंचाती है, कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होती है। मैंने आपको क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट के बारे में बताया था कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि स्पॉन्जी और पैलिसेड मीजोफिल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का पार्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टॉपिक को पढ़ें, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन डार्क, यानी अंधेरे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। The chlorophyll present in leaf is able to absorb the red, blue and orange wavelengths from sunlight. Photosynthesis increases as the light intensity increases. तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होगा as light intensity increases, यानी जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, लाइट का था, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में आमतौर पे मौजूद होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन सोर्स है, कार्बन जो एटमॉस्फेयर है ये मेन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी हवा से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के पत्तों के अंदर एंटर होती है। और किस तरह एंटर होती है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में भी बताया था कि स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर्स हैं जिनके जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तों के अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद बाहर रिलीज आउट होती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक रेशो है वो 0.3 से 0.4% जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लाइट के प्रोसेस में हमने ये पढ़ा कि जैसे लाइट इंक्रीज होगी, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड पॉइंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो या उसकी परसेंटेज इंक्रीज करेगी, उसकी अमाउंट इंक्रीज करेगी तो उससे फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। क्या हर टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस हो जाता है? क्या सोचते हैं आप लोग, क्या टेम्परेचर कम हो तब भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ज़्यादा हो तब भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा? क्या कोई सूटेबल टेम्परेचर है जिस पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? तो देयर इज़ अ सूटेबल टेम्परेचर जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, डेट इज़ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द सूटेबल टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर इससे कम होगा, द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 40 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो ऑप्टिमल या सूटेबल टेम्परेचर क्या है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो थर्ड पॉइंट था वो एंड हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वाटर का। वाटर इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हेन देयर इज लो वाटर अवेलेबिलिटी द स्टोमेटा बिगिंस टू क्लोज टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन। व्हेन स्टोमेटा क्लोजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो स्टॉप विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वाटर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? स्टोमेटा से गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अगर स्टोमेटा से गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर नहीं जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बहुत ही इसेंशियल है
क्लोरोफिल। जैसा कि मैं आपको क्लोरोफिल के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल क्या है, बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट है। वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, वाटर को सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, और वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस तरह सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस का पार्ट बनती है, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल, यानी अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो मैं दोबारा से इन सबको डिस्कस करती हूँ आपके साथ, ठीक है। अभी हम पहले इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी चेक कर लेते हैं, और उसके अलावा अगर आप अपने इस टॉपिक के एंड पे देखें तो एक ग्राफ बनाया हुआ है लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे, और उस ग्राफ की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो उसी तरह फोटोसिंथेसिस का रेट भी ड्रॉप कर जाएगा, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी ड्रॉप कर जाएगा। और ऑप्टिमल टेम्परेचर और सूटेबल टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होगा या फिर 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट्स का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इन रिटर्न हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, तो इन रिटर्न बहुत सारी ऐसी बातें हो जाएंगी जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम गुड टू नो के टॉपिक्स करते हैं, ठीक है। गुड टू नो के टॉपिक में पेज नंबर 22 पे द फर्स्ट लीव्स दैट अपीयर ऑन द प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन जैसे पौधा उगता है, पहली जो कोम्पल उसकी खिलती आर कॉल्ड कॉटिलिडन्स। दे डोंट लुक लाइक द ट्रू लीव्स ऑफ द प्लांट दैट डेवलप लेटर, यानी ये बिल्कुल जो पत्ते खास तौर पर जैसी पत्ते की शक्ल होती है वैसे नहीं होते। देयर आर मोर देन 60 बोटेनिकल टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ लीव। 60 टर्म्स हैं लीफ के स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए। पाम ट्री कंटेन वर्ल्ड्स बिगेस्ट लीव्स, दुनिया के जो सबसे बड़े लीव्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो किस पौधे पे मौजूद हैं, पाम के ऊपर। उसके बाद है इट टेक्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन वाटर। लीव्स चेंजेस कलर इन ऑटम, ये तो आपको पता ही है कि जैसे ही ख़ज़ां का मौसम आता है पत्ते का रंग सब्ज़ से पीला रंग हो जाता है या मस्टर्ड कलर हो जाता है। प्लांट्स आर नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट सम बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गाई आल्सो कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो है ये इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके नॉलेज के अंदर इजाफा कर रही है। एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को भी एनर्जी मिलती है सूरज की रोशनी से। एनिमल्स कैन फीड ऑन प्लांट्स स्टोर्ड ग्लूकोज, एनिमल्स गेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। उसके बाद है प्लांट्स आर कंसीडर्ड एज द लंग्स ऑफ द नेचर, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम रिस्पायर करते हैं, यही हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। एज फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कटिंग डाउन टू मैनी ट्रीज हैव बैड इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी। हमेशा आपने ये बात सुनी होगी अगर हम दरख्तों की कटाई ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारे माहौल में ऑक्सीजन की जो रेशो है वो कम होती जाएगी। ऑक्सीजन की रेशो कम होगी, लोगों को ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ होंगे, ठीक है। माहौल जो है वो साफ़ सुथरा नहीं होगा, हार्मफुल गैसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे यूनिक नोट्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दिए गए हैं वो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ है, दैट्स प्लांट्स लीव चेंज कलर इन ऑटम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोड्यूसर, दैट इज प्लांट्स। उसके बाद हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, दैट्स 6 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस कर रही थी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नेम द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा स्टूडेंट्स, जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब कोई टॉपिक समझते हैं और उससे रिलेटेड कोई सवाल किया जाए तो
एकदम से आपके जहन में जवाब आ जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे टॉपिक को इतने अच्छी तरह से समझें और इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट करें कि आपको चीज़ें याद करने में, उन सवाल को याद करने में कभी कोई मसला ना हो। उसके बाद है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर, क्लोरोफिल, ये सारे टॉपिक इसी तरह दिए गए हैं जिस तरह मैंने अभी आपको समझाए हैं। इसी तरह आपने इन सब टॉपिक्स को याद रखना है। इन टॉपिक्स के जो मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उन्हीं मेन पॉइंट्स की बेस पर आप पूरे एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डू ट्राई इट एट योर होम, अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करें। आप लिख सकते हैं, अपने आप को ये बताएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, कि अगर मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों तो मैं उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन डेवलप कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर, इससे पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि लीफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट का, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ये दो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े। एक इससे पहले हमने बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा। उसके बाद आज का हमारा दूसरा टॉपिक था डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का रेट किस तरह इफेक्ट होता है, ठीक है। इन सब टॉपिक्स के बाद आपको ये समझ आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ पौधों के लिए बल्कि हमारे लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं या उसके रेट को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। क्लास आज का आपका यही वर्क है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 याद करना है, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं वो याद करने हैं। रोज़ का काम रोज़ करें। एक ही बात मैं आपको रोज़ कहती हूँ कि आज का काम कभी कल पर टालें। आपको ये आगे जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी, आपसे वो चीज़ें याद नहीं होंगी और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे और अपने लेक्चर को अच्छे से याद करेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं आज का लेक्चर इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।